नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हवालात का लोहे का भारी और जंग लगा दरवाजा जैसे ही गड़गड़ाहट की आवाज के साथ खुला, अंदर गंदे फर्श पर बैठी मालती चाची हताशा में चीख पड़ी। साहब, मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है। मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकालो। मेरी क्या गलती है? सलाखों के बाहर खड़े पुलिस इंस्पेक्टर ने एक ठंडी और गहरी सांस ली। उसने अपनी मेज पर रखा एक पुराना कपड़े में लिपटा लोहे का डब्बा जोर से पटक दिया। डिब्बे का ढक्कन खुलते ही उसमें से सोने की एक भारी कंठी, कुछ मंगलसूत्र के मनके और 500-500 के नोटों की गड्डियां बाहर निकल आईं। इंस्पेक्टर ने अपनी लाठी से उस डिब्बे की तरफ इशारा करते हुए कड़े स्वर में कहा, यह वही गहने हैं जो 4 महीने पहले तुम्हारे ही गांव में शादी के मंडप से गायब हुए थे। शहर के सबसे बड़े सर्राफा ने तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का नाम लिखित बयान में दिया है। उसी ने बताया कि तुम दोनों यह चोरी का माल ब्लैक मार्केट में बेचने आए थे। या तो अब चुपचाप अपना अपराध कबूल कर लो, वरना अगले 10 साल इसी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। मालती चाची का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। माथे से पसीने की बूंदें ढलकर आंखों में जाने लगी। उसकी घबराई हुई नजरें अचानक सामने दीवार पर टंगे सरकारी कैलेंडर पर गई। उस कैलेंडर पर राज्य के स्पेशल विजिलेंस अफसर और जिला परियोजना अधिकारी की बड़ी सी तस्वीर छपी थी। वर्दी में सजे उस अफसर की तस्वीर देखते ही मालती के हलक में सांस अटक गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि उसी तथाकथित अनाथ बेसहारा गाड़ीवान कबीर का था, जिसे 4 महीने पहले मालती ने पूरी पंचायत के सामने कौड़ी का बताकर अपनी सगी भतीजी अनन्या का हाथ सौंपा था। आज अपनी जान, बेटे का भविष्य और गांव में बची कुछ इज्जत बचाने के लिए मालती की आत्मा कांप रही थी। और उसे उसी ठुकराए हुए गाड़ीवान कबीर और बदनाम की गई अनन्या की याद आ रही थी। कहानी वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हुए 4 महीने पहले की उस भयानक काली रात में ले जाती है। गांव के छोर पर बनी पुरानी गढ़ी के पास एक वीरान खंडर था। रात के करीब 2 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ बरगद के पेड़ पर बैठे उल्लू की हुक हुक की आवाज सुनाई दे रही थी। काली साड़ी में लिपटी मालती चाची बदहवास हालत में खंडर की सीढ़ियां उतर रही थी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने गोद में एक भारी बक्सा दबा रखा था। चारों तरफ नजरें घुमाकर जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसे देख नहीं रहा, तो वह सूखी जमीन पर बैठकर अपने हाथों से गड्ढा खोदने लगी। मिट्टी के अंदर उस बक्से को गाड़ते वक्त मालती की चूड़ियों की खनक सन्नाटे को चीर रही थी। गड्ढे में बक्सा दबाकर ऊपर से सूखी पत्तियां डालते हुए मालती के चेहरे पर एक कुटिल और खौफनाक मुस्कान तैर गई। वह बड़बड़ाई, बस कुछ घंटों की बात है। कल सुबह जब यह मंडप में चढ़ावे के वक्त नहीं मिलेगा, तो उस अनाथ अनन्या का सारा घमंड और उसके भाई किशन की सेखी हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे बेटे का रिश्ता इस बड़े घर में नहीं हुआ, तो इस अनाथ लड़की को भी मैं सुखी रहने नहीं दूंगी। लेकिन मालती इस बात से पूरी बेखबर थी कि खंडर की ऊंची दीवार के पीछे घने पीपल के तने की छांव में खामोश खड़ा एक शख्स अपनी पैनी और सतर्क नजरों से उसकी एक एक हरकत को देख रहा था। उस अनजान शख्स ने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली, टार्च की बिल्कुल धीमी रोशनी में कुछ नोट किया और वापस अंधेरे में इस तरह गायब हो गया जैसे वहां कोई था ही नहीं। अगली सुबह गांव में उत्सव का माहौल था। किशन के छोटे से घर के बाहर शहनाइयों की गूंज थी और पीले रंग के सामियाने में मेहमानों की चहल पहल थी। किशन अपनी कच्ची गृहस्थी के सामने हाथ जोड़कर आने जाने वाले हर रिश्तेदार का स्वागत कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन बहन की शादी की खुशी उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। पिता के अचानक गुजर जाने के बाद किशन ने अपनी छोटी बहन अनन्या को कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। खुद 8वीं के आगे न पढ़ सका, लेकिन गांव गांव जाकर मजदूरी की, पसीना बहाया
और अनन्या को शहर के कॉलेज से स्नातक कराया। अनन्या का रिश्ता शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल के शिक्षक विकास से तय हुआ। विकास सीधा साधा था, लेकिन उसके पिता रघुनाथ जी बड़े सख्त और दम्भी मिजाज के इंसान थे। इस शादी के लिए किशन ने अपने हिस्से की इकलौती 2 बीघा जमीन गिरवी रख दी और पूरे गांव में अपनी साख पर कर्जा उठाया, ताकि बहन के दहेज और खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए। जयमाला का कार्यक्रम हंसी खुशी और ढोलक की थाप के साथ संपन्न हो गया। लाल जोड़े में सजी अनन्या मंडप में बैठी किसी देवी की तरह लग रही थी। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने फेरों का समय होने पर कन्यादान का सामान और चढ़ावे का सोने का हार मंगवाया, घर के अंदर से चीखने और रोने की तेज आवाज आई। मालती चाची अपने बाल बिखराए छाती पीटती हुई मंडप के बीच आ खड़ी हुई। भैया, सब बर्बाद हो गया, अनर्थ हो गया। अलमारी का ताला टूटा पड़ा है। अनन्या का सोने का हार, मंगलसूत्र और लिफाफों के नगद पैसे गायब हैं। पूरे मंडप में पल भर में सन्नाटा छा गया। ढोलक की आवाज बंद हो गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मालती ने जहर उगलते हुए सीधे अनन्या पर उंगली उठा दी। यह सब इस कुलच्छड़ी की चाल है। दोपहर में मैंने खुद इसे गांव के गाड़ीवान कबीर के साथ पीछे बाड़े में बातें करते देखा था। इसके मन में तो शहर के इस मास्टर जी से शादी करने की इच्छा नहीं थी। इसने अपने सारे गहने और पैसे कबीर को सौंप दिए, ताकि फेरों के बाद दोनों गांव छोड़कर भाग सकें। लाल जोड़े में बैठी अनन्या स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह भैया, चाची बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। मैं तो बस मंदिर में दिया जलाने गई थी। कबीर भैया तो केवल शादी की तैयारियों और सामान ढोने में मदद कर रहे थे। मेरा उनसे कोई गलत रिश्ता नहीं है। लेकिन गांव की पंचायत, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट और अपनी साख जाने के डर से किशन का दिमाग सुन्न हो गया। विकास के पिता रघुनाथ जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और गुस्से में चिल्लाए, जिस लड़की का चरित्र शादी के दिन ही दागदार हो जाए, जो घर के जेवर पराए मर्द को दे दे, उसे हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। बारात वापस ले चलो। विकास ने अपने पिता को रोकने की कोशिश की, लेकिन पिता के कड़े रुख के आगे वह भी खामोश हो गया। बारात दरवाजे से बिना दुल्हन के खाली लौट गई। किशन की पूरी दुनिया एक झटके में उजड़ चुकी थी। जमीन गिरवी जा चुकी, बहन का रिश्ता टूट चुका और समाज में मुंह दिखाने लायक इज्जत नहीं बची थी। निराशा और भयंकर अपमान के अतिरेक में किशन ने अपनी बहन की तरफ देखा और भारी मन से कहा, अनन्या, तूने मेरी बरसों की मेहनत और साख मिट्टी में मिला दी। आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तू मेरे घर से निकल जा। गांव के मुहाने पर सन्नाटा पसरा था। रिश्तेदार और गांव वाले तमाशा देखकर अपने अपने घरों को लौट रहे थे। मंडप के टूटे हुए बांस और बिखरी हुई पंखुड़ियां किसान की बर्बादी की गवाही दे रही थी। तभी भीड़ के पीछे से वही साधारण गाड़ीवान कबीर आगे आया। कबीर पिछले कुछ महीनों से गांव में एक पुरानी बैलगाड़ी चलाता था। वह अनाथ था, कम बोलता था और लोग उसे बेहद सीधा साधा मजदूर मानते थे। कबीर ने किशन के सामने आकर बहुत शांत और गंभीर आवाज में कहा, किशन भैया, आप मुझे जो सजा देना चाहें दें, लेकिन अनन्या बहन पूरी तरह बेकसूर है। अगर आपको समाज की तोहमतों का डर है, तो यह बेकसूर लड़की बिना किसी गलती के जलील हो रही है, तो मैं अनन्या से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर वादा करता हूँ कि इनकी मर्यादा और सम्मान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। किशन ने बिना अनन्या की ओर देखे रूखे और कड़वे स्वर में कहा, इसे ले जा यहाँ से। आज से मेरे लिए यह घर और बहन दोनों पराये हैं। अनन्या का दिल पूरी तरह टूट चुका था। जिस भाई के लिए उसने अपनी हर खुशी न्यौछावर की, उसी ने उस पर विश्वास की अविश्वास किया। वह रोती हुई खामोशी से कबीर के पीछे पीछे गांव की दूसरी दिशा में स्थित उसकी छोटी सी झोपड़ी की तरफ चल दी। कबीर की झोपड़ी बेहद साधारण थी, लेकिन बहुत साफ सुथरी। कबीर ने अनन्या को सम्मानपूर्वक अंदर बैठाया और पीने के लिए पानी का गिलास दिया। अनन्या ने सिसकते हुए पूछा, कबीर जी, आपने मुझसे शादी क्यों की?
क्या आप नहीं जानते कि पूरे गांव में मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला गया है? आपने अपनी जिंदगी मुसीबत में क्यों डाली? कबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी लकड़ी की दराज खोली और उसमें से कुछ बेहद गोपनीय सरकारी दस्तावेज, मुहरे और अपनी पहचान पत्र निकालकर अनन्या के सामने रख दिए। अनन्या जी, शांत हो जाइए, कबीर ने बहुत ही सौम्य और रूपदार आवाज में कहा। मेरा नाम कबीर वर्मा है। मैं राज्य के समाज कल्याण एवं बाल विकास विभाग में जिला परियोजना अधिकारी, डीपीओ और विशेष विजिलेंस अफसर हूँ। हमारे मुख्यालय को खबर मिली थी कि इस गांव के कुछ प्रभावशाली लोग फर्जी संस्थाओं के नाम पर अनाथ बच्चों के अनुदान का करोड़ों रुपया हड़प रहे हैं। उसी गिरोह का पर्दाफाश करने और जमीनी सबूत जुटाने के लिए मैं पिछले 3 महीनों से यहाँ गुप्त रूप से गाड़ीवान बन रहा था। अनन्या हैरान होकर कबीर की ओर देखती रह गई। कबीर ने आगे बताया, शादी की एक रात पहले मैंने खुद आपकी मालती चाची को गढ़ी के खंडर में बक्सा गाड़ते हुए अपनी आंखों से देखा था। लेकिन उस वक्त मेरे पास पूरे सबूत नहीं थे। मुझे आपकी पवित्रता और सादगी पर पूरा विश्वास था, इसलिए समाज के तानों से आपको बचाने के लिए मैं मंडप में आगे आया था। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। यह सुनकर अनन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। इस बार वे दर्द के नहीं, बल्कि एक सच्चे, निस्वार्थ और ढाल बनकर खड़े होने वाले इंसान का साथ पाने के सुकून के थे। कुदरत ने उससे एक कच्चा तिनका छीना था, तो बदले में एक विशाल वटवृक्ष की छांव दे दी। गांव में अपना गुप्त ऑपरेशन पूरा करने के बाद कबीर अपने असली प्रशासनिक रूप में आया और अनन्या को शहर स्थित अपने पुश्तैनी बंगले में ले गया। लेकिन यहाँ अनन्या के लिए एक नई और कठिन परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। कबीर की माँ यानी अनन्या की सास श्रीमती सुमित्रा देवी बेहद कड़े नियम कायदों और ऊंचे खानदान के घमंड वाली महिला थी। जहां सुमित्रा जी को पता चला कि उनका इकलौता अफसर बेटा गांव की एक ऐसी लड़की से कोर्ट मैरिज करके लाया है जिसकी शादी मंडप में टूट गई थी और जिस पर जेवर चुराने का इल्जाम लगा था, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बंगले के मुख्य द्वार पर ही सुमित्रा जी ने अनन्या को रोकने की कोशिश की। वे कबीर पर बरस पड़ी। कबीर, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू इतना बड़ा जिला अधिकारी होकर गांव की एक शादी से ठुकराई हुई और दागदार लड़की को इस घर की बहू बनाकर ले आया। समाज और हमारे खानदान में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या कहेंगे कि अफसर साहब को शादी के लिए कोई सीधी लड़की नहीं मिली? कबीर ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की। माँ, आप सच नहीं जानती। अनन्या बेकसूर है। लेकिन सुमित्रा जी ने साफ कह दिया, मेरे लिए यह लड़की इस घर में सिर्फ एक नाम की बहू बनकर रहेगी। मेरे सामने इसका आना भी मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अनन्या ने इस कड़वे व्यवहार पर कोई शिकायत नहीं की। उसने अपनी किस्मत को कोसने के बजाय अपनी सास का दिल जीतने का संकल्प लिया। वह रोज सुबह 4 बजे उठती, पूरे बंगले की सफाई करवाती, अपने हाथों से सास के लिए नियम से खाना और काढ़ा बनाती। सुमित्रा जी जब भी उसे कड़वी बातें कहती या ताने देती, अनन्या बिना कोई जवाब दिए नम्रता से सिर झुका लेती और मुस्कुराकर उनकी दवाइयों पर ध्यान रखती। जब भी कबीर अपनी माँ के इस रवैये के लिए अनन्या से अकेलापन में माफिया मांगता, तो अनन्या बहुत सहजता से कहती, कबीर जी, माँ का गुस्सा होना स्वाभाविक है। वे अपने बेटे की प्रतिष्ठा के लिए चिंतित हैं। समय आने पर वे सच्चाई जरूर समझ जाएंगी। धीरे धीरे अनन्या की सादगी, सुघड़ता और निस्वार्थ सेवा देखकर सुमित्रा जी का कड़ा दिल थोड़ा पिघलने लगा था। लेकिन गांव वाली घटना का दाग अब भी उनकी नजरों में बना हुआ था। उधर गांव में मालती चाची के पाप का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका था। अनन्या को गांव से भगाने और उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बाद मालती चाची ने खंडर में गाड़े गए सोने के हार और गहने को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने अपने नकारा बेटे को साथ दिया और दोनों शहर के एक नामी लेकिन अवैध सोने के व्यापारी की दुकान पर पहुंची। मालती ने सोचा था कि गहने बेचकर मिलने वाले लाखों रुपए से
वह शहर में जमीन खरीदेंगी, लेकिन कहते हैं ना कि पाप की कमाई कभी फलती नहीं। जिस वक्त मालती और उसका बेटा दुकान के पिछले कमरे में बैठकर चुराए गए गहनों का सौदा कर रहे थे, उसी वक्त राज्य क्राइम ब्रांच और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने उस अवैध दुकान पर अचानक छापा मार दिया। दुकान के गुप्त लाकर खंगाले गए और मालती चाची चोरी का माल बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ी गईं। पुलिस ने जब मालती और उसके बेटे को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो सर्राफा व्यापारी ने टूटकर सब उगल दिया कि यह महिला चोरी के जेवर बेचने आई थी। मालती पर गैर कानूनी सोना बेचने, चोरी करने और फर्जीवाड़े और आपराधिक साजिश की गंभीर धाराएं लगा दी गईं। दोनों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। अगले ही दिन अखबारों में मालती और उसके बेटे की गिरफ्तारी की खबर छप गई। पूरे गांव में उनकी थू थू होने लगी। जो मालती कल तक दूसरों पर उंगली उठाती थी, आज उसका पूरा परिवार मुंह छिपाने लायक नहीं बचा था। जेल जाने और अपने बेटे का करियर तबाह होने के डर से मालती चाची बदहवास हो गई। मालती का पति गांव के बड़े बड़े वकीलों के चक्कर काटता रहा, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। यह मामला विजिलेंस और जिला अधिकारी के अंडर में है। इसमें सीधे सरकारी स्तर पर अपराध हुआ है। कोई बहुत बड़ा अफसर ही इसमें निष्पक्ष जांच करवा कर राहत दे सकता है। तभी गांव के मुखिया ने रोते बिलखते मालती के पति को याद दिलाया, तुम दर दर क्यों भटक रहे हो? जिस अनन्या को तुमने अनाथ समझकर सताया था, उसका पति कबीर कोई मामूली गाड़ीवान नहीं, बल्कि शहर का बहुत बड़ा जिला अधिकारी, डीपीओ और विजिलेंस प्रमुख है। वही पुलिस और प्रशासन से बात कर सकता है। यह सुनते ही मालती चाची और उसके पति के होश उड़ गए। जिस अनन्या को उन्होंने कौड़ी का भाव समझकर रास्ते से हटाया था, आज वो अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए वही अनन्या और उसका पति याद आ रहे थे। अगले ही दिन कानूनी शिकंजे से कांपती हुई मालती चाची, जो पुलिस की जमानत पर बाहर आई थी, अपने पति और अनन्या के भाई किशन को लेकर शहर में कबीर के बड़े बंगले पर पहुंची। बंगले के विशाल ड्राइंग रूम में कबीर, उसकी मां सुमित्रा देवी और अनन्या एक साथ बैठे थे। जैसे ही मालती चाची ने कमरे में कदम रखा, वह तुरंत दौड़कर अनन्या के पैरों में गिर पड़ी और दहाड़े मारकर रोने लगी। अनन्या बिटिया, मुझे बचा ले, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है। मैं पुलिस के शिकंजे में फंस गई हूँ। मुझे और तेरे भाई को जेल हो जाएगी। कबीर की मां सुमित्रा जी हैरान होकर अपनी जगह से उठी। यह क्या तमाशा है? तुम लोग यहाँ किस मुंह से आए हो? मालती चाची ने रोते रोते हाथ जोड़कर सुमित्रा जी के सामने पूरा सच उगल दिया। माँ जी, यह लड़की गंगा की तरह पवित्र है। असली पापी तो मैं हूँ। अनन्या की शादी के दिन ईर्ष्या और जलन में अंधा होकर मैंने इसके चढ़ावे के गहने चुरा कर खंडहर में गाड़े थे और इस बेकसूर बच्ची पर कबीर के साथ भागने का झूठा इल्जाम लगाया था, ताकि इसकी शादी टूट जाए। वही चुराए गहने बेचते वक्त पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। अनन्या, कबीर बाबू से कहकर मुझे बचा ले बेटी, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। कमरे में मानो समय ठहर गया। सुमित्रा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बहू के वे इतने दिनों से दागदार और कुलच्छड़ी समझकर ताने दे रही थी, वह तो पूरी तरह बेकसूर, निष्पाप और देवी जैसी निकली। सुमित्रा जी की आंखों से पछतावे और ग्लानि के आंसू बह निकले। वे तुरंत आगे बढ़ी, मालती को परे हटाकर अनन्या को अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दे मेरी बहू, सुमित्रा जी ने रोते हुए बोली। मैंने दूसरों की झूठी बातों में आकर तुझे इतना दुख दिया, लेकिन तूने एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया और बेटी की तरह मेरी सेवा करती रही। आज मेरी आंखें खुल गई। तू ही इस घर की असली लक्ष्मी है। पीछे खड़ा किशन भी रोता हुआ अपनी बहन के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। अनन्या, तेरा यह भाई भी गुनाहगार है। मैंने समाज के डर में आकर अपनी सगी बहन पर भरोसा नहीं किया। मुझे सजा दे दे अनन्या। अनन्या ने तुरंत आगे बढ़कर अपने भाई को उठाया और चाची को भी संभाला।
उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी। कबीर ने मालती चाची की तरफ देखकर गंभीरता से कहा, चाची जी, आपने जो कानूनी और सामाजिक अपराध किया है, उसकी कानूनी प्रक्रिया तो अदालत में चलेगी, लेकिन सच सामने आने पर अ- अब अनन्या पर लगा दाग पूरी तरह मिट गया है। मैं निष्पक्ष जांच का आदेश दिलवा दूंगा, ताकि सच अदालत के सामने रहे। कबीर ने किशन का हाथ थामते हुए मुस्कुराकर कहा, किशन भैया, आपका गिरवी रखा खेत मैंने 2 महीने पहले ही कर चुका कर छुड़वा दिया था। वह जमीन अब फिर से आपके नाम पर है। किशन कबीर के गले लगकर रो पड़ा। मालती चाची को अपनी गलती की सजा और एहसास दोनों मिले। सुमित्रा जी ने पूरे मान सम्मान के साथ अनन्या को घर की मुख्य चाबियां सौंपी और अपनी बेटी का दर्जा दिया। अनन्या की सहनशीलता, सच्चाई और धैर्य और निस्वार्थ प्रेम ने न केवल उसके ऊपर लगे हर दाग को हमेशा के लिए धो दिया था, बल्कि एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़कर उसे वह अटूट सम्मान दिलाया जिसकी वह हमेशा से हकदार थी। तो दोस्तों, आपको ऐसी सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी कहानियां पसंद है जहां बुराई की हार और सच्चाई की जीत होती है, तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी का कौन सा मोड़ आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा, और आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है। और ऐसी ही एक और धमाकेदार कहानी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।